जैसा कि हमने पिछले वीडियो के अंदर मादा जनन तंत्र के बारे में और उसके विभिन्न कार्यप्रणाली और संरचना का अध्ययन किया। मादा जनन तंत्र के अंदर अंडाशय की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। इसकी संख्या 2 होती है और अंडाशय के द्वारा 2 कार्य किए जाते हैं। नंबर 1, अंडाणुओं का निर्माण होता है जो कि अंड जनन की क्रिया के फलस्वरूप बनते हैं और निषेचन की क्रिया के परिणाम स्वरूप भ्रूण के विकास में और निर्माण में सहायता प्रदान करते हैं। ठीक उसी प्रकार से अंडाशय का एक और महत्वपूर्ण कार्य है, वह यह है कि एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को उत्सर्जित किया जाता है। यह हार्मोन मादा के अंदर गौण लैंगिक लक्षणों का विकास करते हैं, जैसे स्तनों का विकास, ऋतुस्राव होना, कूलों का चौड़ा होना, स्तनों का विकास होना, शरीर पर बालों की कमी होना, आवाज का पतली एवं सुरीली होना। ये सभी हमने पिछले वीडियो के अंदर अध्ययन किया। अब हम अध्ययन करेंगे गर्भाशय के बारे में। गर्भाशय जो होती है मादा जनन तंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। मादा जनन तंत्र के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे आज गर्भाशय का। गर्भाशय की जो संरचना होती है वह संरचना मूत्राशय एवं मलाशय के मध्य में स्थित होती है। तो सबसे पहला इसका पॉइंट होगा गर्भाशय की स्थिति। गर्भाशय कहां पाया जाता है? यह मलाशय एवं मूत्राशय के मध्य भाग में पाया जाता है। मूत्राशय मलाशय के मध्य भाग में पाया जाता है। दूसरा यह है कि गर्भाशय की संरचना में ऊपरी भाग चौड़ा एवं निचला भाग सकरा होता है। इसका ऊपरी भाग चौड़ा एवं निचला भाग कैसा होता है? सकरा होता है। अगला जो है वो अपना इस प्रकार से है कि गर्भाशय के अंदर भ्रूण को पोषण मिलता है। जो गर्भस्थ भ्रूण होता है वह प्लेसेंटा के माध्यम से, गर्भस्थ भ्रूण प्लेसेंटा के माध्यम से, गर्भस्थ भ्रूण जो होता है वो प्लेसेंटा के माध्यम से गर्भाशय की आंतरिक भित्ति से जुड़ा होता है। गर्भाशय की आंतरिक भित्ति से जुड़ा होता है। ठीक है। अब इसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पॉइंट महत्वपूर्ण है कि दोनों ओर की अंडवाहिनियां आपस में मिलकर के गर्भाशय का निर्माण करती है। दोनों ओर की अंडवाहिनियां जो होती है वह आपस में मिलकर गर्भाशय का निर्माण करती है। अगली जो इसकी महत्वपूर्ण संरचना है कि गर्भाशय की जो बनावट या आंतरिक संरचना किस प्रकार से होती है उसके बारे में देखते हैं। गर्भाशय की आंतरिक भित्ति यानी आंतरिक दीवार मोटी, लचीली एवं थैलीनुमा संरचना से युक्त होती है। थैलीनुमा संरचना से युक्त होती है।
ठीक है। इसका जो अगला पॉइंट है, गर्भाशय की आंतरिक भित्ति जो होती है मोटी, लचीली एवं थैलीनुमा संरचना से युक्त है जो मानी जाती है, तथा इसका निचला सिरा सकरा हो जाता है जो कि योनि मार्ग से जुड़ा रहता है। इसका निचला सिरा सकरा हो जाता है जो कि योनि मार्ग से जुड़ा हुआ होता है। तो इसकी जो संरचना होती है वो ऊपर से तो चौड़ी, मतलब इसका मैंने एक बार गर्भाशय का अध्ययन कर लीजिए। गर्भाशय को यूट्रस भी कहा जाता है, हिंदी में लिख देता हूं मैं, प्रोनंसिएशन यूट्रस, ठीक है। यह मलाशय मूत्राशय के मध्य भाग में पाई जाती है। इसका ऊपरी भाग चौड़ा एवं निचला भाग सकरा होता है। गर्भस्थ भ्रूण प्लेसेंटा के माध्यम से गर्भाशय की आंतरिक दीवार से या आंतरिक भित्ति से चिपका रहता है। दोनों ओर की अंडवाहिनियां आपस में मिलकर गर्भाशय का निर्माण करती है। दोनों ओर की अंडवाहिनियां आपस में मिलकर गर्भाशय का निर्माण करती है। एक पेशीयुक्त संरचना आई है। गर्भाशय की आंतरिक भित्ति मोटी, लचीली, थैलीनुमा संरचना से युक्त होती है। इसका निचला जो सिरा होता है सकरा हो जाता है जो कि योनि मार्ग से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। ये इसकी संरचना हो गई। ऋतुस्राव जो होता है वह गर्भाशय की आंतरिक भित्ति के अंदर रक्त जो वाहिनियां होती है उनके टूटने से होता है। जो अंदर जो आंतरिक जो रक्त वाहिनियों की परत होती है उनके टूटने से ऋतुस्राव होता है। गर्भाशय की आंतरिक भित्ति के टूटने से जो म्यूकस एवं रक्त का स्त्राव होता है उसे ही हम ऋतुस्राव कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? ऋतुस्राव या मासिक धर्म कहते हैं या मासिक चक्र कहते हैं। गर्भाशय की आंतरिक भित्ति से ही शिशु को या गर्भस्थ भ्रूण को पोषण प्राप्त होता है। गर्भाशय की आंतरिक भित्ति से ही भ्रूण को पोषक पदार्थ जैसे ग्लूकोज, विटामिन्स, ऑक्सीजन आदि प्राप्त होते हैं। ठीक है। और इसके अलावा अपशिष्ट पदार्थों का निपटारा, अपशिष्ट यानी जो दूषित पदार्थ होते हैं जिन्हें शरीर से बाहर निकालना आवश्यक है, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन लिख देता हूं मैं, निष्कासन भी ऋतुस्राव के
अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन भी प्लेसेंटा के माध्यम से होता है। और प्लेसेंटा कहां पाया जाता है? प्लेसेंटा गर्भाशय की आंतरिक भित्ति से जुड़ा हुआ होता है, माध्यम से होता है। एक और विशेषता होती है गर्भाशय की। गर्भाशय की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि प्रति माह एक निषेचित अंड कोशिका को प्राप्त करने के लिए गर्भाशय की आंतरिक भित्ति मोटी एवं लचीली भी हो जाती है। और उसके पश्चात यदि परिपक्व अंड कोशिका नहीं मिल पाए, यदि परिपक्व अंड कोशिका नहीं मिल पाए तो उसकी आंतरिक भित्ति टूट जाती है। रक्त वाहिनियों के रूप में, रक्त और म्यूकस के रूप में योनि मार्ग से बाहर की ओर निकलने लगती है। यह प्रक्रिया 4 से लेकर के 5 दिनों तक चलती है, जिसे अपन ऋतुस्राव कहते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको थोड़ा सा ऋतुस्राव के बारे में जानकारी देता हूं। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका। गर्भाशय का तो हमने अध्ययन कर लिया, इसके बाद हम थोड़ा ऋतुस्राव के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि ऋतुस्राव क्या होता है। जो ऋतुस्राव है वह मुख्य रूप से गर्भाशय की आंतरिक जो भित्ति होती है वह किसी परिपक्व अंड कोशिका को प्राप्त करने के लिए प्रतिमाह उसको तैयारी करनी पड़ती है। यह तैयारी लगभग 25 से लेकर के 28 दिनों तक चलती है। इस तैयारी के अंतर्गत गर्भाशय की आंतरिक भित्ति की जो संरचना होती है वो मोटी होती है, थोड़ी लचीली हो जाती है और इसमें अनेक प्रकार की परतों का निर्माण होता है। लेकिन जब परिपक्व अंड कोशिका प्राप्त नहीं हो पाती है गर्भाशय को, या निषेचित अंड कोशिका प्राप्त नहीं हो पाती है, तो ऐसी स्थिति में इन परतों का कोई महत्व नहीं रह जाता। इसलिए म्यूकस और रक्तस्राव के रूप में इनकी आंतरिक भित्ति टूट जाती है और योनि मार्ग से बाहर निकलने लगती है। इसे ही हम ऋतुस्राव कहते हैं। तो इसका भी हम थोड़ा सा बिंदुओं के रूप में अध्ययन कर लेते हैं कि ऋतुस्राव क्या होता है। प्रतिमाह दोनों में से किसी एक अंडाशय से एक परिपक्व अंड कोशिका निकलती है। इसे अंडोत्सर्ज कहते हैं, अंडोत्सर्जन कहते हैं। इसे अंडोत्सर्जन कहते हैं। इस निषेचित या परिपक्व अंड कोशिका को प्राप्त करने के लिए गर्भाशय को विशेष तैयारी करनी पड़ती है। ठीक है, एक विशेष उसको तैयारी करनी पड़ती है जिसमें गर्भाशय के अंदर या गर्भाशय के भीतर अनेक परतों का निर्माण होता है तथा इसकी आंतरिक भित्ति मोटी एवं लचीली हो जाती है।
लेकिन जब अंडकोशिका निषेचित नहीं हो पाती है तो इन परतों का कोई महत्व नहीं रह जाता। तो इन परतों का कोई महत्व नहीं रह जाता। इसलिए ये परतें रक्त एवं म्यूकस के रूप में टूटने लगती है। रक्त एवं म्यूकस के रूप में टूटने लगती है तथा योनि मार्ग से परतों के रूप में या रक्त स्त्राव के रूप में बाहर निकलती है। योनि मार्ग से परतों के रूप में रक्त के रूप में बाहर निकलती है। इसी प्रक्रिया को ऋतुस्राव कहते हैं। इसी प्रक्रिया को ऋतुस्राव कहा जाता है तथा इसकी अवधि 4-5 दिनों तक रहती है एवं मासिक चक्र की अवधि 28 से 30 दिनों तक पाई जाती है। ठीक है, ये आपके पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है कि ऋतुस्राव क्या होता है। केवल इसके बारे में कि प्रतिमा दोनों में से किसी एक अंडाशय में से एक परिपक्व अंड कोशिका निकलती है, इसे अंडोत्सर्जन भी कहते हैं। इस निषेचित या परिपक्व अंड कोशिका को प्राप्त करने के लिए गर्भाशय को विशेष तैयारी करनी पड़ती है, जिसमें गर्भाशय के भीतर अनेक परतों का निर्माण होता है तथा इसकी आंतरिक भित्ति मोटी एवं लचीली हो जाती है। लेकिन जब अंड कोशिका निषेचित नहीं हो पाती है, ये मेन टॉपिक है कि जब अंड कोशिका निषेचित नहीं होगी तो क्या होगा, तो इन परतों का कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो ये परतें फिर क्या होती है, 27 से 28 दिनों के बाद में टूटना प्रारंभ हो जाती है तथा ये परतें म्यूकस या रक्तस्राव के रूप में बाहर निकलती है। इस प्रक्रिया को ऋतुस्राव कहा जाता है। ऋतुस्राव की जो अवधि होती है वह 4 से 5 दिनों तक की होती है, लेकिन इन संपूर्ण परतों का जो निर्माण करने की प्रक्रिया होती है वो 28 से 30 दिनों तक चलती रहती है। तो ये 28 से 30 दिनों तक की जो अवधि होती है पूरी की पूरी, यह आपके मासिक चक्र कहलाएगा या मासिक धर्म कहलाएगा। ठीक है, तो ये पूरा जो टॉपिक है आज के लिए हम इस टॉपिक को यहीं पे विराम देते हैं और अगले टॉपिक के अंदर जो है वो हम पढ़ेंगे
अगले टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे योनि मार्ग के बारे में और तंत्रिका तंत्र के बारे में। आज के लिए इतना ही।